माँ का हृदय। सिद्धार्थ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं है, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी है। वैसे वह अपना काम स्वयं कर लेती हैं, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर वाले कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। सिद्धार्थ के बेटे निखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। सिद्धार्थ की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वे मुझे चिढ़ाते हैं। निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? सिद्धार्थ की पत्नी रंजना ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लज्जत करवाती रहती हो? रंजना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कलावती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी शक्ति से ऊपर पहुंच गई और एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। यदि वह कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते थे। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे। चूंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा है, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में है, अतः वह चुपचाप इस प्रकार हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता है। रात को सिद्धार्थ की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया, दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। सिद्धार्थ को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को कलावती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सिद्धार्थ बहुत उदास रहने लगा। एक ओर परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। रंजना को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, कलावती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सिद्धार्थ जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण
वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते समय उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सिद्धार्थ बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वह भारत आए थे और उसके बाद वह अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सिद्धार्थ के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर विनय ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सिद्धार्थ, भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर विनय ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं। यहाँ उनका मन नहीं लगा, रंजना ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर विनय ने सिद्धार्थ की ओर देखा तो सिद्धार्थ ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर विनय सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा तो कलावती को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर विनय दौड़कर कलावती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। कलावती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सिद्धार्थ, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर विनय ने सिद्धार्थ को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सिद्धार्थ का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। कलावती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर विनय ने रंजना की ओर व्यंग्य से देखा। रंजना निरुत्तर होकर सिद्धार्थ को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सिद्धार्थ, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रंजना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर विनय की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर विनय ने कलावती से कहा। सिद्धार्थ को मानो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर विनय, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो सिद्धार्थ को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी मनुष्य इस संसार में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब केवल आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। सिद्धार्थ ने आग्नेय दृष्टि से
अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रंजना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कलावती से आंखें मिलाए। कलावती ने रंजना की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सिद्धार्थ को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रंजना और बच्चों ने कलावती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर क्षमा मांगी और मां के हृदय ने सबको क्षमा कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।